हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो विगत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो आपके होने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं घुमा फिरा कर, लेकिन हम ध्यान नहीं देने की वजह से जो है हमें लगता है कि ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। आपका चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को जो इकोनॉमी में पूछे जाते हैं, इकोनॉमी सेक्शन से पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया था, यह किस पर आधारित था? यह जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। यह स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति थी जो मिश्रित मॉडल पर आधारित थी और इसका सुझाव दिया था किसके द्वारा? हेराल्ड डोमर मॉडल द्वारा इसका सुझाव दिया गया था। कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भाग भोजन पर व्यय करते हैं। यह अवधारणा किससे संबंधित है? यह एंजल के नियम से संबंधित है। किसी परिसंपत्ति को एक विशेष मूल्य पर बेचना और पुनः वैसी दूसरी परिसंपत्ति को उससे कम मूल्य पर खरीदना क्या कहलाता है? यह ट्रेडिंग डाउन अप्रोच कहलाता है। ऐसी पूंजी जो वस्तुओं के क्रय विक्रय में लगी होती है और उसका वास्तविक उत्पादन प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं होता है, उसे मर्चेंट कैपिटल अर्थात मर्चेंट कैपिटल या मर्चेंट पूंजी कहा जाता है। भुगतान संतुलन के संदर्भ में व्यापार संतुलन और दृश्यों का संतुलन से चालू खाता बनता है। भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार और ऋण। इन तीनों को भुगतान संतुलन के अंतर्गत शामिल किया जाता है, चाहे वो दृश्य व्यापार हो, अदृश्य व्यापार हो या फिर जो ऋण हो, इन सभी को शामिल किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य विषय फोकस था वह किस पे था? यह था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। भारत सरकार द्वारा समन्वित बाल विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 1975 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा समन्वित बाल विकास योजना का शुरुआत किया गया था। उस आयु वर्ग के लोग जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र होते हैं, एलिजिबल होते हैं, वह उम्र कितनी है? 18 से लेकर के 17 वर्ष 18 से लेकर के 70 वर्ष आयु के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र होते हैं। कृषि उपज के विपणन कार्य हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नाफेड के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 ईस्वी में नाफेड की स्थापना की गई थी, जो कृषि विपणन से संबंधित है। वह पंचवर्षीय योजना जिसके दौरान भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इनकी स्थापना की गई थी, जिसमें भिलाई और आपका जो भिलाई है और राउरकेला जो है, ठीक है, भिलाई जो है आपके रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और दुर्गापुर जो है यह आपकी ब्रिटेन के सहयोग से इनका निर्माण किया गया था। इनकी स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो याद रखिएगा, भिलाई जो है आपके रूस के सहयोग से उस समय जो यूएसएसआर था, राउरकेला जर्मनी और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। एन एनक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक के प्रमुख आयाम क्या है? लंबा एवं स्वस्थ जीवन। यह जो है पूछ लेता है, 4 इंडेक्स या 4 सूचकांक देकर के उसमें से पूछ लेता है कि जो मानव विकास सूचकांक का जो आकलन किया जाता है उसमें से एक इंडिकेटर कौन सा नहीं है, या उसमें से कौन से इंडिकेटर के आधार पर जो है यह मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसमें है लंबा एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। इनके अकॉर्डिंग जो है या इनके आधार पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। भारत में 8 प्रमुख उद्योगों को कोर क्षेत्र के अंतर्गत या कोर उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिनमें से सबसे अधिक भारांश किसका है? यह इंपॉर्टेंट है। सबसे जो भारत के कोर क्षेत्र हैं, जो भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के लिए जिन्हें आधार माना जाता है, उसमें जो 8 हैं, उन 8 में भी सबसे अधिक जो भारांश है वह रिफाइनरी उत्पादों का है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से अपनी हिस्सेदारी निजी क्षेत्रों को बेचती है, उसे विनिवेश कहा जाता है। जब सरकार अपनी हिस्सेदारी को निजी क्षेत्रों को बेचती है। भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण
एवं विकास के लिए गठित प्रमुख संस्था कौन सी है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है यह प्रमुख संस्था है। किससे रिलेटेड? एमएसएमई। कच्छ की खाड़ी में कांडला प्रसिद्ध है किसके लिए? यह एक निर्यात प्रसंस्करण जोन है। जैसे इसमें बंदरगाह भी दे देता है, ठीक है, बंदरगाह दे देता है। तो यहाँ पे क्या है, कांडला जो मुख्य रूप से फेमस है वह निर्यात प्रसंस्करण जोन के लिए फेमस है। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति में रखा गया था? 1956 में जो औद्योगिक नीति आई थी उसमें यह विचार रखा गया था संयुक्त क्षेत्र का। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 1951 में। भारत में नियोजित विकास मॉडल को अपनाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी किसे? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। 20 सूत्रीय कार्यक्रम सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? 1975 में सर्वप्रथम 20 सूत्रीय कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जारी किया जाता है। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, इसका शुरुआत या इसका प्रारंभ कब किया गया था? 1998 ईस्वी में किसान क्रेडिट कार्ड या केसीसी की शुरुआत की गई थी। छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को कम लागत पर वित्तीय सहायता अर्थात ऋण उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ की गई थी मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। राजकोषीय घाटे का वह भाग जिसकी वित्तीय व्यवस्था आरबीआई के द्वारा की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मौद्रीकृत घाटा। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध दर्शाने वाले वक्र को क्या कहा जाता है? जो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों के बीच संबंध को दर्शाता है उसे फिलिप वक्र कहा जाता है। जिसे मुख्य रूप से दर्शाया जाता है कि आमतौर पर क्या होता है कि जैसे बेरोजगारी बढ़ती है मुद्रास्फीति कम होता है, क्योंकि लोगों की जो परचेजिंग क्षमता है वो कम होती है, लोगों के पास पैसे का अभाव होता है जिससे लोग ज़्यादा उपभोग नहीं करते हैं। लेकिन फिलिप वक्र यह दर्शाता है कि जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है उससे वैसे ही मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है। जैसे बेरोजगारी बढ़ने के बाद जो है क्या है कि मुद्रास्फीति को कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक विरोधाभास यह देखने को मिलता है कि बेरोजगारी के साथ साथ मुद्रास्फीति भी तेजी से बढ़ रही है। जिसके पीछे जो कारण होता है वह चक्रीय और संरचनात्मक कारण होता है, लागत जनित कारक होता है। यहाँ पे उपभोग से संबंधित कारक नहीं होता है, ठीक है। फिलिप वक्र इसी को इंडिकेट करता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा को कब अंगीकृत किया था? 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा परम गरीबी की परिभाषा को अंगीकृत किया गया था। स्मर्फिंग पद का संबंध किससे है? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रयोग किया जाता है स्मर्फिंग। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाली समिति देयता का प्रथम बैंक कौन था? अवध कमर्शियल बैंक। प्रतिभूति बाजारों के संदर्भ में ग्रीन शू ऑप्शन क्या है? पहली बार सूचीबद्ध कंपनी के लिए ओवर अलॉटमेंट प्रावधान है जिसे ग्रीन शू ऑप्शन कहा जाता है। भारतीय कर प्रणाली में आयकर एक निश्चित अनुपात तक बढ़ता है, उसके पश्चात स्थिर हो जाता है। इस प्रकार की कर प्रणाली को क्या कहा जाता है? इसे अवक्रमिक कर प्रणाली कहा जाता है, जो एक निश्चित सीमा तक बढ़ने के बाद वहीं पे स्थिर हो जाता है। और भारत में इसी प्रणाली को अपनाया गया है जिसे अवक्रमिक कर प्रणाली कहा जाता है। वह कर जिसे उन निकायों पर आरोपित किया जाता है जिनके पास ऋणात्मक बाह्य प्रभाव होता है उसे पिगू कर कहा जाता है, ठीक है। किसी वस्तु की कीमत का वह स्तर जो इतना पर्याप्त हो कि वह फर्म की प्रति इकाई लगने वाली परिवर्तनीय लागत को ही ठीक ठीक पूरा कर सके उसे कहा जाता है तालाबंदी बिंदु, शटडाउन पॉइंट। वह स्थिति जब अर्थव्यवस्था में मांग इतनी अधिक हो कि उत्पादन के साधनों को अपनी पूर्ण प्रयोग क्षमता से अधिक काम करने पड़े तो इसे क्या कहा जाता है? इसे अभिवृद्धि कहा जाता है, बूम। जब नहीं कहते हैं कि मार्केट में अर्थव्यवस्था में बूम आया है, जिसमें क्या है कि उसे अभिवृद्धि या बूम कहा जाता है, जिसमें जितना उत्पादन होता है उससे अधिक उसकी मांग होती है, उपभोग होता है, ठीक है। वह अनुपात जो किसी उद्योग के कुल उत्पाद में कुछ बड़ी फर्मों के हिस्से को प्रदर्शित करता है उसे केंद्रीकरण अनुपात कहा जाता है। किसी अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में कुल नियोजित या वांछित व्यय को क्या कहा जाता है? समग्र मांग। इसका प्रयोग बाजार में एकाधिकार शक्ति की माप के लिए किया जाता है। यह मूल्य तथा सीमांत लागत के बीच अंतर का मूल्य के साथ अनुपात प्रदर्शित करता है। इसे क्या कहते हैं?
इसे लॉर्नर इंडेक्स कहा जाता है। इसे क्या कहता है? लॉर्नर इंडेक्स। एक ऐसी स्थिति जब एक निर्धन व्यक्ति श्रम अथवा रोजगार से आय अर्जन की बजाय सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही सामाजिक सुरक्षा पर रहना चाहता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे निर्धनता जाल, पॉवर्टी ट्रैप कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि का वह भाग जिसकी व्याख्या श्रम तथा पूंजी की उत्पादकता की वृद्धि द्वारा न की जा सके, उसे क्या कहा जाता है? उसे सोलो अवशिष्ट, सोलो रेसिड्यूल कहा जाता है। ठीक है, सोलो अवशिष्ट या सोलो रेसिड्यूल किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। क्या है? जीडीपी। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। यह जो है ऐसे उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। इंपॉर्टेंट है। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? दादा भाई नौरोजी द्वारा ड्रेन थियरी या ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी का प्रतिपादन किया गया था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ का स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना हुआ था आपका 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध जो कारोबार है इसे हवाला कहा जाता है। ऐसी दशा जिसमें धीमा आर्थिक विकास और तुलनात्मक ऊंची बेरोजगारी दर के साथ ही सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे मुद्रास्फीति जनित मंदी कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत मानी जाने वाली पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं एडम स्मिथ। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड माना जाता है किसे? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम को जो है किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड माना जाता है। इंपॉर्टेंट है। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के जनक किसे माना जाता है? अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। मानव विकास सूचकांक एचडीआई का संबंध या एचडीआई की जो अवधारणा है वह किसके द्वारा दिया गया था या इसके जनक कौन है? महबूब उल हक, जो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। वह पंचवर्षीय योजना जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 1969 में। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? 2012 से लेकर के 2017 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी। भारत में बैंकिंग व्यवस्था का सर्वोत्तम नियामक कौन है? जो बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह बैंकिंग व्यवस्था का सर्वोत्तम नियामक है जो इन बैंकों को रेगुलेट करता है, चाहे वो निजी क्षेत्र के बैंक हो या सरकारी क्षेत्र के। वह आयोग जिसकी सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। वह न्यूनतम दर जिस पर कोई बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रधान उधारी दर या प्राइम लीडिंग रेट। भारत सरकार के विदेशी मुद्रा भंडार के परिरक्षण का कार्य कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर का अर्थ क्या है? एक कोष जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास जमा का एक निर्धारित प्रतिशत, जो अधिकतम 40% हो सकता है, नगद, सोना, विदेशी मुद्रा या स्वीकृति प्रतिभूतियों में रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, यह न्यूनतम इसकी सीमा का निर्धारण नहीं, लेकिन अधिकतम 40% से अधिक नहीं होना चाहिए यह सलाह। ठीक है, वह समिति जिसकी सिफारिश पर भारत में सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। एम नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर भारत में सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबीज की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR की शुरुआत कब की गई थी? 1992-93 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में सर्वप्रथम व्हाइट लेवल ATM की शुरुआत कब की गई थी? 2013 ईस्वी में। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी। अर्थव्यवस्था में एंजल निवेशक से तात्पर्य क्या है? एंजल निवेशक किसे कहा जाता है? ऐसे निवेशक जो नव उद्यमियों को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और इसके बदले में वे शेयर लेते हैं या फिर इसे ऋण के रूप में प्रदान करते हैं। एंजल निवेशक या एंजल इन्वेस्टर वैसे इन्वेस्टर होते हैं जो नई कंपनी जो होती है, नव स्थापित जो कंपनी होती है उसमें निवेश करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा।
सेबी का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा, इसकी स्थापना की गई थी 2000 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम शेट्टी। यह स्वतंत्र भारत के पहले बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु सर्वप्रथम जेंडर आधारित जो बजट सिस्टम है यह प्रारंभ करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। यह इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत सी एग्जामों में पूछा गया और यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि जेंडर आधारित बजट सिस्टम लागू करने वाला पहला देश कौन है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया है। ये कुछ महत्वपूर्ण इकोनॉमी के प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।